हेलो एंड वेलकम। आज के वीडियो में हम नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल जो है गोल्जी बॉडी उसको डिटेल में समझेंगे। इसकी हिस्ट्री, डिस्ट्रीब्यूशन, स्ट्रक्चर, फंक्शन सब कुछ डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं गोल्जी बॉडी के नामों की। गोल्जी बॉडी के कई नाम हैं। गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी अपैरेटस, देन डाल्टन्स कॉम्प्लेक्स, लाइपोकॉन्ड्रिया, डिक्टायोसोम, इन सभी नामों से हम गोल्जी बॉडी को जानते हैं। अब इसकी डिस्कवरी जो हुई थी वो भी बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हुई थी। तो एक इटालियन बायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था कैमिलो गोल्जी। वो नर्व सेल को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की नर्व सेल को स्टेन करने का ट्राई कर रहे थे। तो उन्होंने जब एक मेटेलिक स्टेन नर्व सेल्स पर डाला तो उन्होंने क्या देखा कि एक रेटिकुलर नेटवर्क है जो कि न्यूक्लियस के पास उन्हें दिखाई दिया। तो उन्होंने इसे नाम दिया, क्योंकि एक रेटिकुलर सा नेटवर्क था तो उन्होंने ऐसे ही बोला कि ये एक नेटवर्क टाइप का होता है। तो इस तरह कैमिलो गोल्जी ने सबसे पहले कैट्स और बार्न आउल में गोल्जी बॉडी को देखा था। लेकिन बाद में कुछ साइंटिस्ट ने बोला कि ये सिर्फ एक आर्टिफैक्ट था, मतलब ये कोई रियल स्ट्रक्चर नहीं था। लेकिन काफ़ी सालों बाद फिर से रमन एंड कैजाल और कुछ साइंटिस्ट ने इसको अगेन फिर कुछ सेल्स में देखा और उन्होंने इसके डिस्कवरर मतलब कैमिलो गोल्जी के नाम पर इसको नाम दिया गोल्जी बॉडी। तो हम जब भी गोल्जी लिखते हैं उसको जी, जो फर्स्ट जी है उसको कैपिटल से बनाते हैं क्योंकि ये एक नाम है। उसके बाद इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो देखा था वो देखा था डाल्टन ने, इसीलिए इसे हम डाल्टन्स कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो ये दो नाम इसके साइंटिस्ट के नाम पर ही है। इसके बाद इसको हम लाइपोकॉन्ड्रिया कहते हैं, ये नाम दिया था बेकर ने। तो लाइपोकॉन्ड्रिया कहने का रीज़न है क्योंकि इसमें लिपिड बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा प्लांट्स में हम इसको डिक्टायोसोम कहते हैं, ये भी अगेन एक नेटवर्क टाइप का है। तो डिक्टाई माने होता है नेट, तो यहाँ पर डिक्टायोसोम कहने का ये रीज़न है। अब ये बात हो गई गोल्जी बॉडी की हिस्ट्री और उसकी डिस्कवरी की। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये कहाँ पाई जाती हैं। तो प्रोकैरियोट्स में, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में ये नहीं पाए जाते क्योंकि ये एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। इसके अलावा सभी यूकैरियोटिक सेल में हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स को देखते हैं, एक्सेप्ट कुछ सेल्स हैं जैसे कि फंगल सेल हो गई, स्पर्म सेल हो गई, ब्रायोफाइट की, टेरिडोफाइट की। उसके बाद एनिमल्स की आरबीसी हो गई, मैच्योर स्पर्म सेल हो गए और मैच्योर प्लांट की सीव ट्यूब में भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं मिलता। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसका साइज, नंबर और पोजीशन। तो पोजीशन की बात आती है, जैसा हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि गोल्जी ने इसको न्यूक्लियस के पास देखा था। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स हमेशा आपको न्यूक्लियस के पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ मिलेगा, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही ये प्रोटीन्स को रिसीव करते हैं और उसका मॉडिफिकेशन करते हैं। तो अगर साइज़ की बात करें तो हमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो मिलता है वो साइज़ में बिग मिलता है सिक्रीटरी सेल्स में, जो कुछ सिक्रीट कर रही हैं। जैसे कि इंटेस्टिनल एपिथेलियम की गॉबलेट सेल जो होती हैं वो सिक्रीट करती हैं, तो वहाँ पर गोल्जी कॉम्प्लेक्स सेल में बहुत बिगर होता है साइज़ में। इसके बाद एनिमल सेल में इनका नंबर सिर्फ 1 होता है, जबकि प्लांट सेल में ये 6 to 12 तक वेरी कर सकता है। प्लांट्स में गोल्जी बॉडी डिफ्यूज़ होती है सेल में, मतलब एक जगह नहीं होती, स्कैटर्ड वे में रहती हैं सेल में। लेकिन एनिमल सेल में हमेशा ये पेरीन्यूक्लियर, मतलब आपको न्यूक्लियस के पास स्ट्रक्चर मिलेगा। ये प्लियोमॉर्फिक होती हैं। प्लियोमॉर्फिक का क्या मतलब है कि ये कई तरह के स्ट्रक्चर में पाई जाती है। तो सेल टाइप पे डिपेंड करता है कि गोल्जी का स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसीलिए इसे हम बोलते हैं प्लियोमॉर्फिक। जैसे प्लांट सेल में डिफ्यूज्ड वे में मिल रही है, एनिमल सेल में न्यूक्लियस के पास मिल रही है। तो फंगल सेल में क्या होता है, सिर्फ एक ही सिस्टर्ना होता है, जो उसका स्ट्रक्चर होता है सिर्फ एक सिस्टर्ना पाया जाता है, तो इसीलिए इसको हम प्लियोमॉर्फिक कहते हैं। इसके बाद बात आती है जोन ऑफ एक्सक्लूजन की। तो ये क्या है, जहाँ पर भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है वहाँ का साइटोप्लाज्म जो होता है वो बिल्कुल क्लियर होता है। तो इसी वजह से वहाँ पर एक एक्सक्लूजन का जोन बन जाता है, जिसे हम जानते हैं जोन ऑफ एक्सक्लूजन के नाम से। तो जितना भी साइटोप्लाज्म होगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास वो बिल्कुल क्लियर होगा, उसमें आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये बात हुई साइज, नंबर और पोजीशन की सेल में। तो अब बात करते हैं गोल्जी बॉडी के स्ट्रक्चर की। अगर स्ट्रक्चर को देखें तो ये 3 मेन एलिमेंट से मिलकर बना होता है। एक है सिस्टर्ने, दूसरा वेसाइकल्स और तीसरे होते हैं ट्यूब्यूल्स। तो सबसे पहले सिस्टर्ने की बात करते हैं। तो ये सिस्टर्ने हमने देखे थे जब हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की थी तब भी।
वहाँ पर जो सिस्टर्ने थे वो फ्लैट सेक लाइक स्ट्रक्चर थे, यहाँ पर भी फ्लैट सेक लाइक स्ट्रक्चर हैं। तो फिर डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर जो ये सेक पाए जाते हैं या ये डिस्क लाइक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जो पाए जाते हैं ये रिम पे से डायलेटेड होते हैं। तो जब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बना रहे तो सीधे स्ट्रेट इस तरह बना रहे थे, लेकिन जब हम गोल्जी बॉडी के सिस्टर्ने बनाते हैं तो हम रिम पे से थोड़े से डायलेटेड इस तरह से उनको ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर में ये ध्यान देने वाली बात है कि सिस्टर्नी होते हैं फ्लैटेंड डिस्क लाइक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर विद डायलेटेड रिम्स। तो यहाँ पर आपको इसको बोल जैसा बनाना है, जैसा बोल होता है रिम पे से थोड़े से डायलेटेड होते हैं। तो ये स्टैक में ऐसे अरेंज रहते हैं सिस्टर्नी, और इनके नंबर कितने होते हैं तो ये 8 से कम मिलेंगे, मतलब आपको 5 to 6 मिल सकते हैं, लेकिन 8 से कम होते हैं सिस्टर्नी जब वो स्टैक होके बनाते हैं गोल्जी बॉडी में। नेक्स्ट बात आती है वेसाइकल्स की। तो ये वेसाइकल्स हमने अगेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी देखी थी, वहाँ पर भी वेसाइकल्स सिक्रीटरी वेसाइकल्स थी, मतलब जो प्रोटीन सिक्रीट आउट हो रहा था वो इन्हीं वेसाइकल्स में पैक होकर सिक्रीट हो रहा था। इसी तरह यहाँ गोल्जी बॉडी में भी जो प्रोटीन मॉडिफिकेशन के बाद सिक्रीट आउट होता है वो इन्हीं वेसाइकल्स में पैक होके सिक्रीट आउट होता है। अब यहाँ पर वेसाइकल्स ज़्यादातर दो तरह की होती है, एक सिंपल और दूसरा कोटेड। तो सिंपल तो प्रोटीन जो है वो बंद है वेसाइकल्स में और बाहर आ रहा है। दूसरे टाइप की जो कोटेड वेसाइकल्स होती हैं वो भी सिंपल वेसाइकल्स की तरह ही हैं, लेकिन उनपे रिसेप्टर बाइंड होते हैं। तो इस प्रोटीन को जो इनसे सीक्रीट होता है वेसाइकल्स को, इसको स्पेसिफिक बना देता है और टारगेट तक पहुंचने में हेल्प करता है। तो ये हो गया सेकेंड एलिमेंट जो था वेसाइकल्स। नेक्स्ट है ट्यूब्यूल्स, जो कि ब्रांच होते हैं, जैसा हमने अगेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे देखा था कि ट्यूब्यूल्स थी ब्रांच ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इसी तरह गोल्जी अपरेटस में भी हम इन्हें देखते हैं। तो ये हमने तीनों एलिमेंट्स समझे जो गोल्जी बॉडी के स्ट्रक्चर में हम देखते हैं। अब ये तीनों एलिमेंट्स मिलके कैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं गोल्जी बॉडी का सेल में, तो आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा अगर इस सेल के अंदर बात करें। तो यहाँ पर ये जो ऑरेंज कलर का मैंने पूरा बनाया हुआ है ये है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो सेल के टाइप के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। अब इस बात से क्या मतलब है, जैसा हमने पीछे भी बात की कि प्लांट सेल में हमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स वो है डिफ्यूज्ड दिखता है, उसका कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता, लेकिन वहीं एनिमल सेल में देखें तो हमें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर की फॉर्म में गोल्जी कॉम्प्लेक्स दिखता है। वहीं अगर फंगल सेल की बात करें तो उसमें सिर्फ एक सिस्टर्न आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर गोल्जी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर सेल के टाइप के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। तो हमने गोल्जी कॉम्प्लेक्स के 3 एलिमेंट्स पीछे डिस्कस किए थे, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि वो इस स्ट्रक्चर में कैसे सेट रहते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की थी सिस्टर्ने की। तो सिस्टर्ने होते हैं फ्लैटेंड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो कि रिम पर से डायलेटेड होते हैं, जैसे हमने पीछे देखा। तो यहाँ पर आपको एक के ऊपर एक सिस्टर्ने दिख रहे होंगे जो कि स्टैक किए रहते हैं और रिम पर से डायलेटेड होते हैं। ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर तो क्योंकि ये सिस्टर्ने होते हैं एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, इसलिए इनके अंदर होती है एक ल्यूमन, और इस ल्यूमन का साइज आपको मिलेगा 60 to 90 एंगस्ट्रॉम तक। अब इस ल्यूमन के अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है जिसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। अब यहाँ पर ये सिस्टर्ने जब स्टैक हो जाते हैं तो ठीक उसी तरह दिखते हैं, जैसे हम अगर देखें पैन केक को एक के ऊपर एक रखते चले जाए तो जिस तरह का स्ट्रक्चर वो बनाते हैं, ऐसे ही सेल में ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर बनाते हैं सिस्टर्ने। अब गोल्जी कॉम्प्लेक्स की 2 फेस होती हैं, एक होती है सिस फेस और दूसरी होती है ट्रांस फेस। तो ये जो सिस फेस होती है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास वाली फेस होती है, क्योंकि ये वहाँ से प्रोटीन को या फिर जो लिपिड आता है उसको वेसाइकल्स की फॉर्म में रिसीव करने का काम करती है। इस फेस की जो शेप होती है वो कॉन्वेक्स शेप होती है, जैसे हमने मिरर में शेप पढ़ी थी कॉन्वेक्स और कॉन्केव। तो ये जो फेस होती है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ फेस किए रहती है वो कॉन्वेक्स शेप में होती है। इसको हम सिस फेस कहते हैं। इसके और भी नाम है, जैसे हम इसे एंट्री फेस इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ से प्रोटीन एंटर होता है। वहीं इसका नाम फॉर्मिंग फेस भी है। दूसरी तरफ अगर जो दूसरी फेस होती है ट्रांस फेस या एग्जिट फेस, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ आपको फेस किए दिखेगी। तो यहाँ से जो प्रोटीन और लिपिड निकलते हैं वो प्रॉपरली प्रोसेसिंग के बाद निकलते हैं या प्रॉपरली उनका मॉडिफिकेशन हो चुका होता है।
तो ये वाली शेप कॉनकेव शेप में होती है, इसको ट्रांस फेस भी कहते हैं, एग्जिट फेस भी कहते हैं और मैचुरेशन फेस भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान रखना है कि दो फेस होती हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स की, एक जो ईआर की तरफ फेस किए रहती है वो सिस फेस कहलाती है और वो शेप में होती है कॉन्वेक्स, वहीं दूसरी तरफ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ फेस किए रहती है वो ट्रांस फेस कहलाती है और वो शेप में होती है कॉनकेव। तो ये बात हो गई सिस्टर्नी की। अब इसके बाद जो दूसरा एलिमेंट हमने डिस्कस किया था वो था ट्यूब्यूल्स। तो ट्यूब्यूल्स हमें ट्रांस फेस की तरफ या फिर पेरिफेरी पर ज़्यादा दिखाई देते हैं। ये ट्यूब्यूल्स सिस्टर्नी को इंटरकनेक्ट करने का भी काम करते हैं। थर्ड जो एलिमेंट था वो हमने पढ़ा था वेसाइकल्स। तो वेसाइकल्स क्या होती हैं? ये सिक्रीट आउट की जाती हैं मेम्ब्रेन से, जो कि हमने पहले भी बात की थी कि ये जो वेसाइकल्स होती है इनमें क्वालिटी होती है कि ये मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ भी हो जाती हैं और उनसे सिक्रीट आउट भी हो जाती है। तो यहाँ पर ये वेसाइकल्स जो होती हैं मेम्ब्रेन से बनती है और इनके अंदर बंद रहता है प्रोटीन या फिर लिपिड जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स से सिक्रीट आउट होता है। तो हमने वेसाइकल्स भी बात की थी कि दो तरह की होती हैं, एक सिंपल और कोटेड, जिसमें कि कोटेड पर कुछ रिसेप्टर्स बाइंड होते हैं जो इनको रिकॉग्निशन में प्रोटीन को कहाँ टारगेट तक पहुँचाना है उसमें हेल्प करते हैं। अब ये दोनों तरफ आपको दिखाई देंगी। तो जो वेसाइकल्स आपको ईआर की तरफ मिलेंगी वो ज़्यादातर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आई हुई वेसाइकल्स होती हैं और जो ट्रांस फेस की तरफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स के दिखती है उनमें प्रोटीन और लिपिड बंद रहता है, वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स से सिक्रीट आउट रहता है। तो ये बात हो गई वेसाइकल्स। इन तीन एलिमेंट्स के अलावा किसी किसी बुक में आपको गोल्जियन वैक्यूल करके भी एक एलिमेंट मिलेगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, जो कि इसकी ट्रांस फेस से ये जो डायलेटेड रिम होते हैं ये कभी कभी वैक्यूल की फॉर्म में सिक्रीट आउट हो जाते हैं। तो ये वैक्यूल क्या भरा रहता है इनमें? इनमें ज़्यादातर जो सिक्रीट होता है वो लाइजोसोमल एंजाइम होता है जो कि लाइजोसोम में भेज दिया जाता है। तो ये गोल्जियन एक और एलिमेंट आपको किसी किसी बुक में गोल्जी कॉम्प्लेक्स के एलिमेंट में दिख सकता है। तो ये थे गोल्जी कॉम्प्लेक्स के सारे एलिमेंट्स जो कि स्ट्रक्चर के फॉर्म में कैसे सेट रहते हैं। अब अगर सेल की बात करें तो उसमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स हमें ईआर के नीचे और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ कैसे दिखता है वो देख लेते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि ये है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस से जुड़ी हुई है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये वाला जो पार्ट गोल्जी बॉडी का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ फेस किए रहता है इसको हम कहते हैं सिस फेस। नीचे हमने बात की कि ट्रांस फेस कहलाती है। तो नीचे है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और यहाँ पर जो इसका गोल्जी नेटवर्क का हिस्सा आ रहा है वो कहलाता है ट्रांस फेस, और ऊपर की तरफ जो इसका पार्ट आता है उसको कहते हैं सिस फेस। यहाँ पर जो वेसाइकल्स दिख रही है ये निकल रही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और जा रही है कहाँ? गोल्जी एपरेटस में। और फिर यहाँ से कुछ वेसाइकल्स निकल रही हैं, ये है ट्यूब्यूलर पार्ट, और ये जो आप देख रहे हो नीचे की तरफ ये जो निकल रही है ये सब है वेसाइकल्स जो कि यहाँ पर कोटेड है एक, और यहाँ पर आपको सिंपल वेसाइकल्स दिख रही है। ये हमने गोल्जी बॉडी के स्ट्रक्चर की बात की जिसमें हमने एलिमेंट्स देखे और उसका फुल स्ट्रक्चर सेल में कैसा दिखाई देता है गोल्जी बॉडी वो बात की। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि क्या फंक्शंस होते हैं गोल्जी बॉडी के। तो फंक्शन की सबसे पहले हमने बात की कि ग्लाइकोसाइलेशन होता है। ग्लाइकोसाइलेशन क्या होता है? जब प्रोटीन आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, किस साइड से? सिस साइड से। तो यहाँ पर ये जो प्रोटीन होता है इसके साथ एक कार्बोहाइड्रेट या शुगर अटैच हो जाती है, इसको हम ग्लाइकोसाइलेशन कहते हैं, और ये फिर प्रोटीन क्या बन जाती है? इसको हम ग्लाइकोप्रोटीन कहने लगते हैं। तो ये ग्लाइकोसाइलेशन का काम होता है गोल्जी बॉडी का, और यहाँ पर जितने भी प्रोटीन है उसके साथ एक शुगर ऐड हो जाती है, और जो लिपिड आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के उसके साथ भी एक शुगर ऐड हो जाती है और वो बन जाता है ग्लाइकोलिपिड। तो ये काम है गोल्जी बॉडी का ग्लाइकोसाइलेशन का। इसके अलावा सेल वॉल में जो पेक्टेट, मैग्नीशियम और कैल्शियम पेक्टेट होता है उसके फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करती है प्लांट सेल को। एक्रोसोम फॉर्मेशन, एक्रोसोम क्या होता है? स्पर्म के हेड वाला हिस्सा होता है एक्रोसोम। इस एक्रोसोम को बनाने के लिए भी गोल्जी बॉडी का काम होता है। इसके अलावा हमने बात की थी सबसे पहले कि सिक्रीटरी सेल्स में गोल्जी बॉडी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इनका काम सिक्रीशन का होता है। इसके अलावा सेल प्लेट के सिंथेसिस में भी ये गोल्जी बॉडी हेल्प करती है। जब सेल डिवीज़न के टाइम पर सेल प्लेट बनती है तो ये सेल प्लेट को भी बनाने का काम करती है। लाइसोसोम का फॉर्मेशन जो है वो भी गोल्जी बॉडी के फंक्शंस में ही आता है, क्योंकि वो जो गोल्जियन वैक्यूल की हमने बात की वो लाइसोसोम की फॉर्म में अटैच होती हैं और बाद में अलग हो जाती हैं जिसमें लाइसोसोमल एंजाइम भरा होता है। गोल्जी बॉडी का काम मेनली सिक्रीशन का है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साइड होती है यानी ट्रांस फेस होती है वो सिक्रीटरी वेसाइकल्स को वहाँ पर सिक्रीट करती है, और वेसाइकल्स में कोटेड और सिंपल वेसाइकल्स के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। तो बनाने का काम, सॉर्टिंग का काम और ट्रांसपोर्ट का काम, सभी काम ये गोल्जी बॉडी के होते हैं।
तो यहाँ पर हमने गोल्जी बॉडी के फंक्शंस भी देख लिए। तो इस वीडियो में हमने बात की गोल्जी बॉडी की, जिसमें हमने सबसे पहले हिस्ट्री देखी और देखा कि कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी बॉडी को डिस्कवर किया था। उसके बाद नाम दिया था रमन एंड गैजल ने। यहाँ पर उसकी प्रेजेंस और डिस्ट्रीब्यूशन में सेल में पेरीन्यूक्लियर होती हैं एनिमल सेल में, और नंबर होता है 1, जबकि प्लांट सेल में डिफ्यूज होती हैं और कई नंबर्स में भी पाए जाते हैं गोल्जी बॉडी। प्लांट सेल में इन्हें हम डिक्टायोसोम भी कहते हैं। नेक्स्ट चीज़ थी कि ये सेल में कहाँ पाई जाती हैं, तो ये न्यूक्लियस के पास हमें देखने को मिलती हैं। अब अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो 3 इसके स्ट्रक्चर के मेन कंपोनेंट्स थे। एक था सिस्टर्ने, दूसरा वेसाइकल्स और थर्ड थे ट्यूब्यूल्स। सिस्टर्ने में फ्लैटेंड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन रिम पर थोड़े से डायलेटेड होते हैं। वेसाइकल सिक्रीटरी होती हैं, 2 तरह की हो सकती है, एक सिंपल और दूसरा कोटेड। और ट्यूब्यूल्स जैसा हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखा था। नेक्स्ट फंक्शंस में सबसे मेन जो फंक्शन होता है गोल्जी बॉडी का, वो होता है ग्लाइकोसाइलेशन का। उसके बाद एक्रोसोम फॉर्मेशन में भी और सेल प्लेट और सेल वॉल सिंथेसिस में भी गोल्जी बॉडी हेल्प करते हैं। तो ये था गोल्जी बॉडी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।